नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब आज की तरह न तो डॉक्टर थे न बड़े बड़े अस्पताल, तब लोग ठीक कैसे होते थे? आज हम प्राचीन चिकित्सा की इसी कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दुनिया के सबसे पहले हीलर से और समझते हैं कि उनका ज्ञान आज भी हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये पारंपरिक हीलर सिर्फ इतिहास की किताबों में हैं। नहीं नहीं, ये आज भी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। और इनके जो तरीके हैं ना, वो धर्म, जादू और अपने तजुर्बे का एक बड़ा ही अनोखा मेल हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव, स्वास्थ्य की प्राचीन खोज। और अब दूसरा सेक्शन, भारत का जीवन ज्ञान। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। संस्कृत में इसका मतलब है जीवन का ज्ञान। और देखिए, ये सिर्फ बीमारी ठीक करने की बात नहीं है। इसका असली मकसद है एक लंबा और सबसे जरूरी, एक स्वस्थ जीवन जीना। आयुर्वेद का इतिहास तो कोई 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसका जो गोल्डन एज था ना, वो तब शुरू हुआ जब राजा अशोक ने इसे सपोर्ट किया और चरक जैसे महान वैद्यों ने अपने सारे ज्ञान को किताबों में लिखना शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुराने मेडिसिन सिस्टम का मतलब कोर फिलॉसफी क्या थी? ये लोग हेल्थ और बीमारी को देखते कैसे थे? सब कुछ टिका था त्रिदोष सिद्धांत पर। मतलब ये माना जाता था कि हमारी बॉडी 3 तरह की एनर्जी, जिन्हें दोष कहते हैं, से बनी है: वात, पित्त और कफ। और जब तक इन तीनों में बैलेंस बना रहता है, तब तक हम एकदम हेल्दी रहते हैं। सारा खेल बैलेंस का है। हमारा तीसरा भाग, भारतीय शल्य चिकित्सा के प्रणेता। तो अब मिलिए चरक से। एक बहुत ही बड़े वैद्य थे। उन्होंने एक किताब लिखी, चरक संहिता। और इसमें पता है 500 से भी ज्यादा अलग अलग दवाओं के बारे में बताया गया है। आज भी ये आयुर्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक मानी जाती है। और अब बात करते हैं सुश्रुत की। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी भी कहा जाता है। और यकीन मानिए, इनका काम इतना एडवांस था कि आज भी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी किताब सुश्रुत संहिता में फ्रैक्चर जोड़ने से लेकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने और तो और प्लास्टिक सर्जरी जैसी मुश्किल चीजों के बारे में भी लिखा है। जरा सोचिए, ये सब कुछ हजारों साल पहले हो रहा था। कमाल है ना? और ये ज्ञान इतना एडवांस था कि जब अंग्रेज भारत आए तो उनके डॉक्टरों ने नाक की सर्जरी, जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं, वो यहीं के सर्जनों से सीखी थी। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत मेडिसिन में कितना कितना आगे था। चलिए अब चलते हैं चौथे भाग की ओर, प्राचीन ज्ञान की दुनिया। अच्छा, अब भारत से जरा चीन की तरफ चलते हैं। वहां भी एक बहुत पुरानी और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल सिस्टम डेवलप हो रही थी। और उनका तो ये दावा है कि उनकी प्रणाली दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल नॉलेज है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां भी फोकस बैलेंस पर ही है। जैसे आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वैसे ही चाइनीज मेडिसिन में 2 ऑपोजिट फोर्सेस हैं, यिन और यांग। यिन मतलब फीमेल एनर्जी, जो शांत है, और यांग मतलब मेल एनर्जी, जो एक्टिव है। और जब इन दोनों के बीच तालमेल सही रहता है, तभी सेहत अच्छी रहती है। चाइनीज फिलॉसफी का ये जो कोट है ना, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन की अहमियत बताता है। मतलब उनका मानना था कि असली महान डॉक्टर वो नहीं जो बीमार होने के बाद इलाज करे, बल्कि वो है जो किसी को बीमारी ना होने दे। क्या सोच है! पुरानी दुनिया में नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं होती थी। मिस्र, ग्रीस, अरब, भारत सब एक दूसरे से सीखते थे, आइडियाज एक्सचेंज करते थे। बाद में जो यूनानी तिब और होम्योपैथी जैसी पद्धतियां भारत आईं, वो इसी ग्लोबल एक्सचेंज का नतीजा थी। और अब आखिरी भाग, एक स्थायी विरासत। और देखिए, आयुर्वेद और चाइनीज मेडिसिन सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं। आज भी पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग योग, एक्यूपंक्चर, हर्बल दवाइयां, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम आज भी हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। खास तौर पे अगर हम भारत के गांवों की बात करें, तो वहां आज भी ये पारंपरिक तरीके हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा जरिया है। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इनकी ताकत और अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। तो अब सवाल आता है भविष्य का। क्या हमें पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या फिर क्या इन दोनों की अच्छी बातों को मिलाकर हम एक बेहतर, एक ज्यादा कंप्लीट हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है ना?